हम सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी इन कोलैबोरेशन विद विद्या मंदिर क्लासेस सूरत। और आज हम बात करने वाले हैं एसएचएम के अपने नेक्स्ट पार्ट की। इसमें हम बात करेंगे कि कैसे आप एक एसएचएम को सर्कुलर मोशन से रिलेट कर सकते हैं। जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो अगर मैं उसका प्रोजेक्शन लूं एक्सिस पे, तो क्या वो प्रोजेक्शन एसएचएम करता हुआ मिलेगा, इस बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखते हैं, ये डायग्राम आपके सामने है। एक पार्टिकल जो है Q, वो एसएचएम कर रहा है। तो ये जो QO है, ये किसी टाइम 0 पे, मतलब जब से शुरू हुआ है तब इसकी पोजीशन बता रहा है। QT किसी टाइम T पे इसकी पोजीशन बता रहा है। O इसका सेंटर है सर्कुलर मोशन का, सर्कल का। ओमेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड है जिससे चल रहा है। किसी पोजीशन फाई से, वर्टिकल से या वाई एक्सिस से अगर देखें तो इस वाई एक्सिस में किसी पोजीशन फाई से इसने इनिशियली चलना शुरू किया है। ठीक है, अब इसका प्रोजेक्शन अपन देखते हैं एक्स एक्सिस पे। तो इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना मतलब आप इधर से अगर लाइट डालिए यहाँ से, तो लाइट डालिए तो उसका शेडो जहां बनेगा उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो ऊपर से अगर लाइट डाली तो जब पार्टिकल यहाँ रखा है इसका शेडो यहाँ बनेगा। अच्छा, जब पार्टिकल यहाँ आ जाएगा तो उसका शेडो यहाँ बनेगा। जब पार्टिकल एकदम एक्सट्रीम पे आ जाएगा तो शेडो यहाँ बन जाएगा। ऐसे ही जब पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो फिर से शेडो यहाँ, यहाँ तो शेडो यहाँ, यहाँ तो शेडो यहाँ, जब यहाँ होगा तो शेडो यहाँ बनेगा। फिर से ऐसा शेडो बनता जाएगा। और ये जो मोशन हम देख रहे हैं, फिर जब ऊपर चलेगा तो फिर से शेडो इधर, फिर से शेडो इधर, यहाँ शेडो, यहाँ शेडो। ये शेडो आप सारी समझ पा रहे हैं, इसे बोलते हैं प्रोजेक्शन देखना। तो इस मोशन को अगर हम चेक करें तो जब ये यहाँ से यहाँ तक चला, सर्कुलर मोशन जब इस QO पोजीशन से C तक चला, यहाँ से यहाँ तक आया, तो सोचो इसका शेडो कैसे मूव हुआ होगा। इनिशियल शेडो यहाँ था, फिर इस तरफ मूव हुआ। तो शेडो का जो मोशन रहा वो यहाँ से ऐसे रहा पहले शुरू में। ठीक बात है। उसके बाद जब ये सर्कुलर मोशन C से नीचे यहाँ तक पहुंचा, ऐसा जब ये पहुंचा, तो इसका शेडो अगर देखें तो शेडो कहाँ बना होगा। जब यहाँ था तो शेडो यहीं पे था, जब ये यहाँ पहुंचा होगा तो शेडो यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुंचा होगा। तो पहले इसका मोशन रहा ऐसा, फिर इसका मोशन हुआ ऐसा। अच्छा, अब अगर शेडो की बात करूं तो इस वाले पार्ट के लिए देखते हैं शेडो कहाँ बना होगा। शेडो इस लाइन पर रहा होगा और इधर से इधर मूव किया गया होगा। ऐसे ही अगर इस वाले पार्ट के लिए बात की जाए तो इस बार शेडो यहाँ से यहाँ मूव कर रही है। तो आप देख पा रहे हैं शेडो का पूरा मोशन पहले इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। क्या एसएचएम भी ऐसा ही एक मोशन था? यस, जो अपने पाथ को साइक्लिकली रिपीट करे। और उसमें एक कंडीशन और थी कि जो फोर्स होता है वो माइनस प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इस पे लगना चाहिए था। तो चलिए ये सारी बातें भी आगे देख लेंगे। अच्छा, अगर ये एसएचएम है तो क्या यहाँ पे हम एसएचएम की इक्वेशन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। किसी भी टाइम पे पोजीशन अगर मुझे लिखनी है इसकी, तो पोजीशन में मान लीजिए टी टाइम पे पोजीशन लिखता हूँ इसकी, तो टी टाइम पे पोजीशन क्या लिखूंगा? एक्स, ये मुझे पोजीशन लिखनी है इसकी यहाँ से यहाँ तक वाली। इसको डिफरेंट कलर से दिखा देते हैं। मुझे यहाँ से यहाँ तक की इसकी एक्स वाली पोजीशन लिखनी है। तो ये एक्स पोजीशन कैसे लिखी जाएगी? मुझे पता है कि ये अगर ए इसकी रेडियस है, ये टोटल एंगल जो यहाँ पे बनेगा वो कितना बनेगा? दिस एंगल शुड बी ओमेगा टी प्लस फाई। और इसके करस्पॉन्डिंग अगर, या आप ऐसा मान लीजिए कि ये इसकी पोजीशन है यहाँ पे, इसका मुझे प्रोजेक्शन चाहिए। तो अगर इधर वाला एंगल पूरा यहाँ से यहाँ तक ओमेगा टी प्लस फाई है, तो इसके लिए कंपोनेंट कैसा बनेगा? ये कंपोनेंट होगा कॉस फाई वाला, और दूसरा ये जो कंपोनेंट अपने को चाहिए ये कैसा बन जाएगा? साइन फाई वाला। तो किसी भी टाइम पे इसकी इक्वेशन लिखी जा सकती है, जो पोजीशन है उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन विल बी x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और ये जो इक्वेशन है ये एसएचएम की इक्वेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये आपके लिए रहने वाली है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये किसी भी टाइम टी पे उस पार्टिकल की जो एसएचएम कर रहा है उसकी पोजीशन यहाँ पे दिखाएगा। ए क्या हो गया? ए यहाँ पे इसकी रेडियस थी, इसी को आप बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये ओमेगा क्या हो गया? दिस ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी जिसको आपने बोला था। ये जो फाई है इसे कहते हैं इनिशियल फेज। क्या बोलते हैं इसे? इनिशियल फेज।
अभी इनिशियल फेज क्या था? इनिशियल फेज आप देख पा रहे हैं, पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे कहां था, कहां से शुरू हुआ है, वो चीज डिपिक्ट करता है ये इनिशियल फेज। मान लीजिए पार्टिकल अगर t इक्वल टू 0 पे यहां से शुरू हुआ, तो ये जो एंगल है आपने फाई बोला है, दिस इज इनिशियल फेज। अगर ये यहां से शुरू होता और आप यहां से एंगल देख रहे हैं, तो ये 90 डिग्री इनिशियल फेज हो जाता। अच्छा, अगर पार्टिकल यहाँ कहीं से शुरू होता तो आप एंगल यहाँ से देखते, दिस मस्ट बी द इनिशियल फेज मोर देन 90 डिग्री। तो ये जो इनिशियल फेज फाई है, ये दिखाता है कि पार्टिकल की शुरुआत कहाँ से हो रही है और उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यही सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए इसे। एक पार्टिकल Q है मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस a with constant angular velocity ओमेगा। The projection of Q on a diameter BC is P। ठीक है, हम देख रहे थे। It is clear from the figure that Q moves around the circle. The projection P executes a simple harmonic motion on the x-axis। ये बात भी हमने देख ली। The angle that the radius OQ makes with the positive vertical in clockwise direction t equal to 0 is called phase constant या initial phase। अगर ओमेगा टी किसी टाइम टी के साथ इसका एंगल बनता है, तो टोटल एंगल हो गया ओमेगा टी प्लस फाइव, उससे करस्पॉन्डिंग एक्स की जो वैल्यू आ गई वो आ गई ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, सो ये होता है, क्योंकि इस डिस्कशन में फुट ऑफ द प्रोजेक्शन इज ऑन द एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फेजर, क्योंकि आपने प्रोजेक्शन कैसे लिया, एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन लिया है, इसलिए इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल फेजर। ऐसे ही आप अगर इस मोशन का वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेते हैं, आप लाइट इस तरफ से लगाते हैं तो शेडो इस पे बनती, वाई एक्सिस पे बनती, तो इसको बोलते हैं अपन वर्टिकल फेजर। तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन बिल्कुल इसी तरीके की यहाँ भी बनती। ठीक है, अब बात करते हैं वर्टिकल फेजर या, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस पाई बाय 2 के बराबर हो जाएगा। y जो होगा a cos ओमेगा टी लिख सकते हैं, या उसमें लिख सकते हो कि फाई कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 के बराबर, और साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा होता है cos थीटा, इसलिए उसकी इक्वेशन बन जाएगी कुछ ऐसी। क्या ठीक है, ये सारी बातें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि अपने को कैसे क्वेश्चंस को डील करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी कैसी रहेगी हमारी हॉरिजॉन्टल फेजर के केस में। हम हमेशा वही इक्वेशन यूज करने वाले हैं, x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। तो फर्स्ट अज्यूम सर्कल ऑफ रेडियस इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ द SHM। अभी हमने देखा, assume a particle rotating in a circular path moving with constant omega same as that of SHM in clockwise direction। ठीक है, जो SHM की फ्रीक्वेंसी है उसी ओमेगा से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसा हमें यहाँ पे देखना है। एंगल मेड बाय द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 विद द अपर वर्टिकल इज इक्वल टू फेज कांस्टेंट। अभी हमने देखा कि यहाँ से जितना एंगल ये इनिशियल के लिए बना रहा है उसे बोलेंगे फेज कांस्टेंट या फाई। Horizontal component of velocity of the particle gives you the velocity of the particle performing SHM। जैसे यहाँ पे अगर इसका वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखा जाए, तो इसकी वेलोसिटी किसी भी समय इस तरफ होगी, और कितनी होगी, a ओमेगा के बराबर होगी। ये एंगल कितना है, ओमेगा टी प्लस 5 है, तो यहाँ से वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी इसकी, a ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस 5। और इसे हम वैसे भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको पोजीशन पता है किसी भी टाइम t पे x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5, दिस इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t। तो इसके इसमें अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, पोजीशन का डिफरेंशिएशन विल गिव यू वेलोसिटी। कितने मिल जाएगा, तो डिफरेंशिएशन हम जानते हैं साइन का होता है cos ओमेगा टी प्लस 5। अच्छा, क्योंकि cos के अंदर टाइम के साथ एक कोफिशिएंट आ रहा है ओमेगा, तो ये डिफरेंशिएशन में बाहर आ जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस 5, ये आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। यही बात यहाँ पे भी लिखी गई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, वेलोसिटी इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाएगा, आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई dt से, तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। इसको डिफरेंशिएट अगर करें तो a ओमेगा तो बाहर आ गया, cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन, तो बाहर माइनस साइन लगा दिया, साइन ओमेगा टी प्लस 5 के बराबर ये आ गया। और क्योंकि यहाँ पे फिर से एक ओमेगा है, तो बाहर एक ओमेगा आ जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो अगेन आपके पास जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन आती है वो भी इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेशन इज माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5। अच्छा, व्हाट इज a साइन ओमेगा टी प्लस 5, आपने यहाँ लिखा है ना, व्हाट इज a साइन ओमेगा टी प्लस 5 इज इक्वल टू x, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो क्या यहाँ से आपको मिल गया, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x, क्या यही SHM की कंडीशन थी, यस बिल्कुल कंडीशन यही थी SHM की। तो ये सारे तरीके हैं जिससे आप इसको सॉल्व कर पाएंगे।
तो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। ठीक बात है। तो एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो हम एक्सेलरेशन भी निकाल चुके हैं। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर आएगा। ठीक है भैया, ये इसकी इक्वेशन हो गई एक्सेलरेशन की, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर। ठीक बात है। अच्छा, तो कहाँ कहाँ ये सारी चीजें होंगी, इस बारे में अगर बात करें अपन कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ होगा, कैसे इसका मोशन होने वाला है, इस बारे में अपन एक पूरा टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले ऐसे एसएचएम के 4 पार्ट बना लेते हैं। दिस इज मीन पोजीशन, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां से शुरू करते हैं। इस तरफ अगर चलेगा तो ये एक एम्पलीट्यूड है प्लस ए, फिर यहाँ से वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, ये एक एम्पलीट्यूड है माइनस ए, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक आएगा। ऐसा सिस्टम है, मैं इसको नाम दे देता हूँ, दिस इज 1 2 3 एंड 4। ऐसे 4 मोशन ये यहाँ पे करने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट मोशन की अगर बात करूं तो ये फर्स्ट में जो मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम तक जा रहा है, इस केस में इसका क्या होगा, देखिए अपन बात करने वाले हैं एक्स की, वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की। ये 3 बातें अपन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्स कैसा है, पॉजिटिव है भैया, बिल्कुल ठीक बात है। अपन ये पॉजिटिव लेके चलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। तो क्योंकि इसका मोशन इस तरफ है तो एक्स पॉजिटिव है, बिल्कुल ठीक बात है। क्या वेलोसिटी भी इसी तरफ है, यस, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। लेकिन ए एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, क्योंकि अगर एक्स इधर है तो एक्सेलरेशन जो होता है वो माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल होता है, तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे नेगेटिव। अच्छा, ठीक बात। अच्छा, इनकी अपन बात भी करते हैं कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो एक्स एक्स कैसा है, इधर से इधर चलेंगे तो आप हमेशा एक्स को कंसिडर करते हैं मीन पोजीशन से, यहाँ से आप हमेशा एक्स को कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, एक्स हमेशा इधर से कैलकुलेट करेंगे मीन पोजीशन से। तो एक्स जैसे जैसे आप मीन पोजीशन से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे एक्स इंक्रीज हो रहा है, तो ठीक है भैया, यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, वेलोसिटी, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, यहाँ जाके तो वेलोसिटी 0 हो गई, तभी तो वापस मुड़ा, तो यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 है, इधर भी ऐसे वेलोसिटी 0 है, तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। अच्छा, एक्सेलरेशन की बात करें तो जैसे जैसे एक्स बढ़ता है वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी बढ़ता है, तो भैया एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होने वाला है। मैग्नीट्यूड की बात है यहाँ पे, वो भी इंक्रीज होगा। अच्छा, सेकंड मोशन की अगर बात करें, सेकंड मोशन जो है यहाँ पे वो ये वाला मोशन है कि एक्सट्रीम से वापस मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। तो इस बार भी अगर इसकी पोजीशन देखो कि जब वो यहाँ होगा तो एक्स तो अभी भी इस तरफ है, यस, तो एक्स तो अभी भी पॉजिटिव है। अच्छा, क्या एक्स कम हो रहा है, हाँ एक्स कम हो रहा है। अच्छा, वेलोसिटी देखो, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव है, सो वेलोसिटी इज नेगेटिव। क्या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यस, वेलोसिटी मिड पे मैक्सिमम होती है, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, तो इंक्रीज हो रही है। अच्छा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अभी भी नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, ये भी नेगेटिव है। और क्या ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इधर एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होता है और बीच में आते आते एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। ये सिस्टम रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, तीसरी अगर बात करें तो कह सकते हैं तीसरा मोशन मीन पोजीशन से दूसरे एंड की तरफ चल रहा है, तो इस बार एक्स हो गया नेगेटिव। क्या एक्स बढ़ रहा है, यस एक्स बढ़ रहा है। क्या वेलोसिटी, यस नेगेटिव है। क्या वेलोसिटी कम हो रही है, एक्सट्रीम पे जाते जाते 0 हो जाएगी। अच्छा, एक्सेलरेशन की बात करें तो इस बार एक्सेलरेशन है पॉजिटिव, क्योंकि एक्स का अपोजिट होता है, और एक्स बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। और ऐसे ही चौथा केस अगर देखें तो यहाँ पे एक्स अभी भी नेगेटिव है, लेकिन इस बार एक्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी इस बार पॉजिटिव डायरेक्शन में है और वो इंक्रीज हो रही है, और एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है लेकिन डिक्रीज हो रहा है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ऐसे अगर मैक्सिमम वेलोसिटी की बात की जाए तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो गई, यहाँ से आप देख पा रहे हैं मैक्सिमम वेलोसिटी इज ए ओमेगा, क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1, तो बचा क्या आपके पास, ए ओमेगा। सो मैक्सिमम वेलोसिटी इज ए ओमेगा, और ये कहाँ पे होती है, एट मीन पोजीशन। ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी कितनी होती है, मिनिमम वेलोसिटी इज 0, कहाँ पे, एक्सट्रीम पे होती है ये। अच्छा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन की अगर बात करो तो वो कितना हो गया, ए ओमेगा स्क्वायर इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, और मिनिमम एक्सेलरेशन कितना हो गया, वो हो गया 0,
मिनिमम कब होता है? मीन पोजीशन पे, और मैक्सिमम कब होता है? एक्सट्रीम पे। क्लियर है सारी बातें? तो ये पूरा फंडा है जो हमें ध्यान रखना है इसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका पहला ये रहा। बोला गया द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम a/2 एंड मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम। ठीक है, तो ये इसकी मीन पोजीशन है O। शुरू हो रहा है पार्टिकल यहां से a/2 से, और टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम मतलब इस तरफ इसकी वेलोसिटी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एसएचएम, ये आपका क्वेश्चन है। एम्पलीट्यूड a दे रखा है, तो हम जानते हैं एसएचएम की इक्वेशन x कैसे लिखी जाती है? a sin ओमेगा t प्लस फाई के बराबर, ये होता है। अब अगर ऐसा है तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है? हमें निकालना है यहाँ पे फाई। फाई अगर मिल गया तो अपन बाकी सारी बातें भी आपसे बता पाएंगे। अब फाई कैसे निकालें? तो फाई निकालने का तरीका, आप सर्कल बना लो। ये सर्कल हो गया। हमें क्या पता है कि भैया जो चलना शुरू हुआ है वो a/2 से चलना शुरू हुआ है। a/2 से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ ये जा रहा है। पॉजिटिव एक्सट्रीम मतलब ये है अपना प्लस a और ये है अपना माइनस a। ठीक है, और चलना शुरू हुआ है वो a/2 से, मतलब वो यहां से चलना शुरू हुआ है a/2 से और इस डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसा पूरा सिस्टम अपने को दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब वो कहाँ से चल रहा होगा? बेसिकली वो चलना शुरू हुआ होगा यहाँ से, इस डायरेक्शन में ओमेगा होगा। ऐसा अपन मान सकते हैं, क्योंकि ये इसका इनिशियल पोजीशन हो गई, और जब ये फाइनली एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो यहाँ पहुंचेगा, और ओमेगा ऐसा है तभी ये इस डायरेक्शन में पहुंच पाएगा। तो बेसिकली यहाँ से चलना शुरू हुआ है ये। अगर यहाँ से चल रहा है तो हमें ये इनिशियल फाई इसका देखना है, ये वाला एंगल कि ये कितना होगा। तो हो गया अब तो अपना आंसर। कैसे हो गया? ये पता है ए है, ठीक है, और ये भी पता है अपने को कितना ए है। ओके, तो इस केस में अगर बात किया जाए तो देखो, अगर ये फाई है तो ये 90 माइनस फाई है, दिस एंगल इज 90 माइनस फाई। या आप इसको ऐसा मान लीजिए, ये ऊपर देख लें तो ये भी कितना हो जाएगा? a/2 के बराबर हो जाएगा। अब आपके पास सारी चीजें हो चुकी। फाई आपको दिख रहा है, तो साइन फाई आप लिख सकते हैं यहाँ से कितना? साइन फाई इज इक्वल टू a/2 डिवाइडेड बाई a। ये ट्राइंगल आप देख रहे हैं, तो इस ट्राइंगल में आपको लिखना है साइन फाई। तो साइन फाई कितना लिखोगे? a/2 बाई a के बराबर, विच इज हाफ। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया फाई कितना आ रहा है? 30 डिग्री। बस आपका आंसर आ गया। x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। 30 डिग्री को आप पाई/6 भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया फाइनली। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एसएचएम। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपको एसएचएम की इक्वेशन लिखने को बोला जाएगा, तो आपको हमेशा फाई देखना पड़ेगा कि इनिशियल फेज कैसा है, कहाँ है। इनिशियल फेज आपको एक बार मिल गया, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसकी स्टेप यही थी। आपको क्या करना है? सबसे पहले फेजर डायग्राम बनाना है, इनिशियल पोजीशन बनानी है, और किस तरफ इसकी वेलोसिटी है ये देखना है। एक बार ये सारी बातें पता चल गई, फिर आप अपना ट्राइंगल लगा के आराम से चीजें बता पाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन इस बार ऐसा देखिए, a particle starts from x equal to -√3/2a। ठीक है, -√3/2 से ऐसे शुरू हुआ है, एंड मूव टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम एज शोन। यहाँ पे दिखा रखा है आपको। ठीक है, तो पूछा इक्वेशन ऑफ एसएचएम बताओ। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो डायरेक्टली फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू नेगेटिव एक्सट्रीम, ये बताइए। फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच एट द मीन पोजीशन, ये बातें बताइए। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले सर्कल बना के इसका फेजर बनाना है। फेजर अपन वही हॉरिजॉन्टल फेजर बनाएंगे। तो ये आपका हो गया ऐसा। इधर आपको पता है प्लस ए होता है, इधर होता है माइनस ए, और यहाँ बीच में होता है 0। अब ये कहाँ से शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है -√3/2a, मतलब वो यहाँ कहीं होगा। -√3/2a यहाँ से चलना शुरू हुआ है, और किधर जा रहा है? नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में। ऐसा कब पॉसिबल है? जब वो यहाँ से चलना शुरू हुआ हो, इस पोजीशन से, है ना, यहाँ से चलना शुरू हुआ है, और इसकी वेलोसिटी कैसी है? वेलोसिटी इसकी
क्या हमें वेलोसिटी हमेशा क्लॉकवाइज लेनी होती है, सॉरी, सो वेलोसिटी हमेशा क्लॉकवाइज लेनी है अगर, तो इस डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी अगर ऐसी है तो वो उधर चला जाएगा। सो ये पॉसिबल नहीं है। वेलोसिटी क्लॉकवाइज के हिसाब से ये पॉसिबल है कि वो यहां से शुरू हुआ होगा चलना, इस पोजीशन से चलना शुरू हुआ और अब इधर जा रहा है। ध्यान रखो वेलोसिटी हमेशा कैसी लेनी है, क्लॉकवाइज वेलोसिटी लेनी है फेजर के केस में। सो क्लॉकवाइज वेलोसिटी के केस में बता पाएंगे कि ये इस तरीके से यहाँ तक चलेगा। अब अपना काम हो गया आसान, अपने को देखना है ये वाला एंगल। बेसिकली अपने को पॉजिटिव एक्सट्रीम से देखना होता है, ये पूरा एंगल अपने को देखना है, दिस इज फाई। ठीक है, अब ये फाई निकालना है, कैसे करें? तो फिर से वही सारी बातें हैं। ये वाला ट्रायंगल मैं छोटा वाला बना लेता हूँ इस तरफ। इस ट्रायंगल में अगर देखो तो ये हो गया ए, ये हो गया √3/2 a। ठीक है, और ये एंगल अगर मैं थीटा मान लूं तो ये एंगल पे कितना हो गया, थीटा। ठीक है, तो बेसिकली दिस एंगल इज थीटा, और उसमें पाई ऐड कर देंगे तो टोटल फाई मिल जाएगा। मैं लिख सकता हूँ फाई इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा, ऐसा यहाँ पे है। ओके, तो थीटा यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। थीटा कितना हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अगेन, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 a डिवाइडेड बाई a। हम जानते हैं दिस इज 60 डिग्रीज, तो थीटा आ गया आपके पास 60 डिग्री, या फिर पाई/3 के बराबर। एक बार थीटा मिल गया तो फाई मिल जाएगा अपने को। फाई कितना आ जाएगा, पाई प्लस पाई/3, मतलब कितना हो गया 4 पाई/3 के बराबर। तो अब आप इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिख सकते हैं आराम से, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 4 पाई/3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एक तो आपका सॉल्व हो गया यहाँ से, एसएचएम की इक्वेशन आपको मिल गई। अब दूसरा आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो डायरेक्टली फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू नेगेटिव एक्सट्रीम। यहां से नेगेटिव एक्सट्रीम तक पहुंचने के लिए इसको कितना टाइम लगने वाला है। तो ठीक है, बता देते हैं भाई। ओमेगा अपने को पता है, ये ओमेगा से चल रहा है। अगर मुझे ये एंगल पता है, ये बचा हुआ एंगल, तो मैं आराम से बता दूंगा। बचा हुआ एंगल कितना है, पाई/2 माइनस थीटा। तो ये टाइम आपका टाइम आ जाएगा, जो बी ऑप्शन है वो कितना आ जाएगा, पाई/2 माइनस थीटा। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया और ओमेगा से चल रहा है, इतने टाइम में वो वहां तक पहुंच जाएगा। थीटा आपने अभी निकाला पाई/3 था, पाई/2 माइनस पाई/3 बाई ओमेगा, ये आता है पाई/6, तो आंसर आ गया पाई/6 ओमेगा इज इक्वल टू टाइम। इतना टाइम लगेगा इसको वहां तक पहुंचने में। ठीक है, और अगर टोटल टाइम देखा जाए तो टोटल टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड की अगर बात करो, टाइम पीरियड क्या होता है, एक राउंड कितनी देर में लगा लेगा, तो टाइम पीरियड कैपिटल टी इज 2 पाई/ओमेगा। अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो ये टाइम आपको मिल रहा है कैपिटल T/12, 1/12 ऑफ द टाइम पीरियड में ये पहुंच जाएगा दूसरी जगह तक। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच एट द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे कितनी देर में पहुंचेगा, वो टाइम आपसे पूछा गया। तो चलिए देख लेते हैं मीन पोजीशन पे कितनी देर में आएगा। देखते हैं डायग्राम में। तो मीन पोजीशन मतलब फिर से घूम के यहां तक आ जाए, इसको बोलेंगे मीन पोजीशन। ठीक है, तो अभी ये यहाँ पे है, यहाँ से घूम के इसको यहाँ तक पहुंचना है, कितना एंगल कवर करना है। तो ये एंगल अभी आपने देखा पाई/6 है, और ये बचा एंगल पाई/2 है। टोटल एंगल इज पाई/2 प्लस पाई/6, जो इसको कवर करना है। कितने वेलोसिटी से चल रहा है, ओमेगा से चल रहा है। तो आ गया आपका आंसर। सी के लिए आप लिख पाएंगे टोटल एंगल टू बी कवर्ड इज पाई/2 प्लस पाई/6। कितनी वेलोसिटी से, ओमेगा स्पीड से चल रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 पाई/6, 4 पाई/6 ओमेगा। दिस इज द टाइम जो उसको यहाँ पे लगने वाला है। इसको अगर मैं 2 पाई/ओमेगा से कंपेयर करूं तो ये आपको कितना दे देगा टाइम पीरियड, T/3 के बराबर। ठीक है, T/3 सेकेंड्स, ये आ जाएगा यहाँ से आपको, इतना टाइम इसको लगने वाला है। क्लियर है बात? तो इस टाइप से आपको हमेशा सर्कल बना बना के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू पार्टिकल्स अंडरगोज एसएचएम अलोंग पैरेलल लाइंस विद द सेम टाइम पीरियड t। ठीक है, एंड इक्वल एम्पलीट्यूड्स, ये बात भी ठीक है। दो पैरेलल लाइंस के अलोंग ये चल रहे हैं, दो पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, एक वो
मीन पोजीशन ओ और ओ डैश है, इधर एक्सट्रीम ए और ए डैश, इधर बी और बी डैश, ऐसे दो एक्सट्रीम्स हैं। इक्वल टाइम पीरियड दे रखा है और इक्वल एम्पलीट्यूड भी दे रखा है, ठीक है। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट वन पार्टिकल इज एट इट्स एक्सट्रीम पोजीशन व्हाइल द अदर इज एट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है भैया। एक अगर एक्सट्रीम पे है तो एक मीन पे है। दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, तो ये इस तरफ चल रहा है तो ये भी यहाँ पे इस डायरेक्शन में चल रहा है। दे विल क्रॉस ईच अदर आफ्टर अ फर्दर टाइम, कितनी देर बाद ये दोनों को क्रॉस करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए पोजीशन बनाते हैं अपन दोनों की एक बार। अगर इनिशियल पोजीशन दोनों की बनाए, एक को अपन ने P मान लिया, एक को Q मान लिया, ठीक है। ये दिस पार्टिकल इज P, दिस पार्टिकल इज P एंड दिस पार्टिकल इज Q, ऐसा अपन मान लेते हैं। तो इनके सर्कल में पोजीशन बनाते हैं। तो जो एक्सट्रीम से चल रहा है P, पॉजिटिव एक्सट्रीम से चल रहा है, मतलब ये पॉजिटिव एक्सट्रीम हो गया, ए यहाँ पे है, और किस डायरेक्शन में चल रहा है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन चल रहा है। तो हमेशा क्लॉकवाइज वेलोसिटी अपन दिखाते हैं, तो ये इस डायरेक्शन में चल रहा होगा ओमेगा के साथ, ठीक बात है। अच्छा अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा कहाँ होगा, क्योंकि ये मीन पोजीशन से चल रहा है टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम, तो मतलब ये यहाँ होगा इस जगह पे, ये क्यू, और इस डायरेक्शन में चल रहा होगा। अभी ये मीन पोजीशन, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे है और इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है। ऐसे इसका प्रोजेक्शन यहाँ था और इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी थी। तो ये दोनों चीज अपने को मिल गई कि क्यू यहाँ पे है और पी वहां पे है। ये हो गया पी और ये हो गया क्यू, दोनों की पोजीशंस अपने को पता है। अब आपसे पूछा गया कि कितनी देर बाद ये वापस मिलेंगे, ठीक है। तो फिर से अपन बताते हैं। मान लिया कि थोड़ी देर बाद इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी। अच्छा इनमें इनिशियल एंगल कितना है, इनिशियली 90 डिग्री एंगल पे है। थोड़ी देर बाद पी जो है वो घूम के यहाँ कहीं आ जाएगा, इसको पी डैश बोल देता हूँ, और क्यू जो है वो घूम के यहाँ कहीं पहुंच चुका होगा, इसको क्यू डैश बोल देता हूँ। और ये दोनों पोजीशन ऐसी है कि दोनों के प्रोजेक्शन जो है वो बिल्कुल एक जगह आएंगे, तभी तो हम बोलेंगे कि ये दोनों मिल गए। हालांकि दोनों की डायरेक्शन अलग होगी, ये इस तरफ जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी, ये इस तरफ आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी। वेलोसिटीज अलग अलग डायरेक्शन में है, लेकिन इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, और वही बात आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो ये पोजीशन अगर मैं निकाल दूं तो मैं आप टाइम भी बता दूंगा कि कितना टाइम इसको यहाँ तक पहुंचने में लगा। तो पोजीशन कैसे निकाली जाए, तो क्योंकि दोनों के बीच का इनिशियल एंगल 90 डिग्री है, तो अभी भी दोनों के बीच का एंगल 90 होना चाहिए। पर पोजीशन अगर सेम है तो ये एंगल शुड बी 45 डिग्री एंड दिस एंगल शुड आल्सो बी 45 डिग्रीज, ऐसा होना चाहिए। क्लियर। अब इस केस में अगर बात करें तो ऐसा कब पॉसिबल है, ये 45 डिग्री है, ये ए है, तो ये कितना आ जाएगा, ए cos 45 विच इज ए बाई रूट टू। सो हम बता पा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ये माइनस ए इस तरफ है, उस तरफ प्लस ए है, तो यहाँ तक वाली पोजीशन कितनी हो जाएगी, माइनस ए बाई रूट टू वाली पोजीशन हो जाएगी। सो दोनों कहाँ पे मिलेंगे, दोनों मिलेंगे माइनस ए बाई रूट टू पोजिशन पे, ठीक है। ये दोनों इस पोजीशन पे मिलने वाले हैं। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार पोजीशन मिल गई, अपने को पूछा है कितनी टाइम बाद मिलेंगे, तो टाइम भी अपन निकाल सकते हैं। टाइम कैसे निकालें, तो अगर मैं P को देखूं कि P को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, P को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो इसने कितना एंगल कवर किया, 90 ये और 45 ये, टोटल एंगल इसने इतना कवर किया। तो टाइम टेकन बाय P ये कितना हो जाएगा, पाई बाई टू प्लस 45 मतलब पाई बाई फोर डिवाइडेड बाई ओमेगा। दिस इज द टाइम जो उसको लगा होगा। इसको अगर सॉल्व करें तो ऊपर आ रहा है 3 पाई बाई फोर, तो 3 पाई बाई फोर ओमेगा, ये आपका आ गया टाइम। अच्छा टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ से पाई बाई ओमेगा को लिख सकता हूँ टी बाई टू, ये आ जाएगा 3 बाई फोर इंटू टी बाई टू, आंसर आएगा टी बाई एट टाइम बाद दोनों आपस में मिल जाएंगे। सॉरी 3t/8 टाइम पे दोनों वापस मिल जाएंगे। क्लियर है बात, तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा इसको और किस तरीके से किया जा सकता है, मान लीजिए सर्कल वाली बात हमें समझ में नहीं आई, तो और कैसे कर सकते हैं, तो और आसान तरीका है, जिस टाइम पे ये दोनों मिलते हैं क्या उस टाइम पे इनके एक्स पोजीशन सेम होनी चाहिए। यस, अगर पोजीशन सेम है तो x1 इक्वल टू x2 उस टाइम पे कर सकते हैं। x1 की मुझे अगर इक्वेशन लिखनी है तो लिख सकता हूँ a sin ओमेगा टी
प्लस पाई बाय 2। ऐसा क्यों लिखा मैंने प्लस पाई बाय 2? क्योंकि देखिए इसकी इनिशियल पोजीशन कहाँ है। अगर पी की बात कर रहा हूँ तो ये इनिशियल पोजीशन 90 डिग्री पे है, फाई इसका 90 डिग्री है ना। टी यहाँ पे है तो इनिशियल पोजीशन पे फाई 90 की बता सकते हैं अपन। और जैसे क्यू की अगर बात करें तो क्यू के केस में यहाँ है क्यू, और इसके लिए अगर इनिशियल एंगल देखो तो कितना है, इनिशियल एंगल पाई है। तो यहाँ इसकी इक्वेशन क्या लिखी जा सकती है, x2 में लिखूंगा, एम्पलीट्यूड सेम है, ए साइन टाइम पीरियड सेम है, मतलब ओमेगा सेम है, प्लस पाई। और ये दोनों अगर बराबर होने चाहिए तो यहाँ से अपन टाइम बता सकते हैं। तो अगर इन दोनों को बराबर कर दूं तो ए साइन, ये चीजें कैंसिल हो जाएंगी, इधर से बचेगा आपके पास ए और ए कैंसिल, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अब यहाँ से अपन दो चार बातें देख सकते हैं, जैसे साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, सो हो जाएगा कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सो हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी। अगर मैं डिवाइड करूं तो यहां से मिलता है 10 ओमेगा टी इज इक्वल टू -1। 10 -1 कब होता है, जब एंगल 135 डिग्री होता है, या आप इसको -45 डिग्री भी बोल सकते हैं। सो बोला जा सकता है कि दिस ओमेगा इंटू टी इज इक्वल टू 135 डिग्रीज। 135 डिग्रीज इज बेसिकली पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4। तो वही बात वहां से आ चुकी है आपके पास फिर से, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 इज 3 पाई बाय 4। और यहाँ से फिर से आपको टाइम कितना मिल गया, 3 पाई बाय 4 ओमेगा। क्या यही टाइम आपको यहाँ से भी मिल रहा था पहले, तो बिल्कुल यही टाइम आपको यहाँ से फिर से मिल चुका है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको न्यूमेरिकली ऐसे सॉल्व कर लें, और आपको अगर सर्कल में ज्यादा कन्वीनियंट है आप, तो आप उसके हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है देखिए, टू पार्टिकल्स एग्जीक्यूट एसएचएम ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, ठीक है दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, ऑफ 20 सेंटीमीटर, ओके, विथ सेम पीरियड, ये बात भी ठीक है, along the same line, okay, about the same equilibrium position। अरे भाई साहब सब कुछ सेम है यहाँ पे। तो ये ऐसा सिचुएशन है, एक मेन पोजीशन यहाँ हो गई, दोनों का एम्पलीट्यूड ए है, दोनों का ओमेगा भी सेम है क्योंकि टाइम पीरियड सेम आपको दे रखा है, दोनों ओमेगा ओमेगा यहाँ पे पता है अपने को, टाइम पीरियड टी है दोनों के। और इस केस में बोला गया द फेज डिफरेंस इज पाई बाय 3, चलो ये तो दिया, तो मान लीजिए इसका फाई 0 है तो इसका फाई यहाँ पे पाई बाय 3 हो जाएगा, इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस इज पाई बाय 3। कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी ये पूछा गया। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो पहले की इक्वेशन लिख सकता हूँ ए साइन ओमेगा टी, क्योंकि फाई तो 0 है इसका, और दूसरे की इक्वेशन लिख सकता हूँ ए साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 3, ये इक्वेशन हो जाएगी इसकी। अब अपने को चाहिए इन दोनों का मैक्सिमम डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, एक की पोजीशन माइनस दूसरे की पोजीशन। तो डिस्टेंस किसी भी टाइम पे लिखी जा सकती है, डिस्टेंस एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू x1 माइनस x2, ये होती है डिस्टेंस। ओके, अब इसको करना है मुझे मैक्सिमम। मैक्सिमम का तरीका क्या होता है, डिफरेंशिएट करके जीरो करो। तो अगर ये डेल्टा एक्स है तो मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ डेल्टा एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू जीरो। इक्वेशन क्या लिखी थी आपने यहाँ पे, तो डी बाई डी टी ऑफ x1 माइनस x2, ए आ गया कॉमन, साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 3, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करके मुझे जीरो करना है, तो करते हैं चलिए। डिफरेंशिएशन में देखो ए तो कांस्टेंट है, वो खत्म करो, उधर चला गया वो। ऐसे साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और एक ओमेगा बाहर आएगा, वो बाहर कर दिया, माइनस इधर डिफरेंशिएशन करते हैं तो फिर से कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 3, और यहाँ से भी एक ओमेगा बाहर आएगा, इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यह हो गया कि कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 3। अब ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तब पॉसिबल है क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू cos ऑफ थीटा। ठीक है, ये कंडीशन होती है, या आप इसको बोल सकते हैं cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू cos ऑफ थीटा।
ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि दिस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू 2 पाई माइनस ओमेगा टी। इसे ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहाँ से मिल गया कि आपके पास ये ओमेगा टी इस तरफ आ गया 2 ओमेगा टी, और वो उस तरफ चला गया 2 पाई प्लस पाई बाय 3। सो 2 पाई प्लस पाई बाय 3 इज बेसिकली कितना हो जाएगा ये 7 पाई बाय 3। ठीक है, यहाँ से ओमेगा टी आपको कितना मिल गया 7 पाई बाय 6। ठीक, ऐसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, पाई प्लस पाई बाय 6, इसे ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, सो ये आपका हो गया ओमेगा टी। अब अपने को चाहिए डिस्टेंस, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू लिखते हैं। डेल्टा एक्स आपने लिखा था ए साइन ओमेगा टी, तो ए साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी से डालता हूँ पाई प्लस पाई बाय 6 माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 3। तो ओमेगा टी की जगह फिर से मैंने डाल दिया पाई प्लस पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 3। ओके, कितना आएगा, ऐसे सॉल्व करते हैं। साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस ए साइन पाई बाय 6 माइनस, इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना बन रहा है पाई माइनस पाई बाय 6। सो साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो आ जाएगा माइनस ए साइन पाई बाय 6। सॉल्व करेंगे तो मिलेगा माइनस 2 ए साइन पाई बाय 6। साइन पाई बाय 6 की वैल्यू होती है हाफ, तो आंसर आया माइनस ए। तो बेसिकली अगर आपको डिस्टेंस पूछा है तो मैग्नीट्यूड की बात कर सकते हैं, सीधा सीधा ए आएगा, इसका तो आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर। सो ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है? तो क्वेश्चन अच्छा था, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन किया जा सकता है। ठीक है, बेसिक बेसिक सारी बातें यहाँ पे होने वाली हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं एनर्जी इन एसएचएम की। तो एसएचएम में कौन कौन सी एनर्जीज हो सकती हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली बात आती है काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी क्यों होगी? क्योंकि वहां पे पार्टिकल का मोशन हो रहा है, उसके पास एक वेलोसिटी है, वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग उसके पास एक एनर्जी मिलने वाली है। तो एनर्जी कितनी आती है इस बारे में अगर बात करें। अच्छा, आपने जो इक्वेशन लिखी थी वेलोसिटी की, उस इक्वेशन का एक तरीका और है लिखने का। वेलोसिटी आपने लिखी थी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर, ये आपने लिखा था। और ये कहां से आया था? जब आपने एक्स को डिफ्रेंशिएट किया था, विच इज ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये था। अगर मैं यहाँ से साइन लिखूं तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई कितना लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू एक्स बाई ए। और हम जानते हैं कि अगर साइन पता है तो कॉस कैसे लिखा जाता है, cos ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। ये मैं पुट करता हूँ v में, तो v से कितना मिलेगा a ओमेगा, और cos की जगह ये पूरी टर्म पुट करता हूँ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के बराबर। देखिए a स्क्वायर जो रूट के अंदर है वो एलसीएम लेके बाहर आएगा a से कैंसिल, बचेगा ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज अनदर टर्मिनोलॉजी फॉर अनदर एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी। तो आपको दोनों एक्सप्रेशन ध्यान रखने हैं। ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको टाइम के साथ वेलोसिटी रिलेट करके दे रहा है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जबकि ये एक्सप्रेशन वेलोसिटी विद पोजीशन आपको रिलेट करके दे रहा है। तो आपको दोनों एक्सप्रेशन ध्यान रखने हैं वेलोसिटी के केस में। ठीक है, अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैं v की जगह ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव रख सकता हूँ, उसका स्क्वायर हो जाएगा, या फिर मैं इसकी जगह ये भी रख सकता हूँ। तो अगर ये रखा तो ये हो जाएगा आपके पास एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और क्योंकि ओमेगा स्क्वायर होता है के बाई एम के बराबर, तो यहां से आप लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ के कांस्टेंट मान लीजिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी? जब एक्स जीरो हो जाएगा, सो विच इज इक्वल टू हाफ के स्क्वायर। मिनिमम कब होगी? जब एक्सट्रीम पे होगा, एक्सट्रीम मतलब एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा। तो ये सारी बातें यहाँ पे रिलेट कर रही हैं अभी जो हमने पढ़ा था कि जब मीन पोजीशन से चलना शुरू होता है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। जब एक्सट्रीम पे पहुंचेगा, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी जीरो होती है, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाती है। ये सारा हम यहाँ से इस एक्सप्रेशन से देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर एवरेज की बात करें तो पूरे एक टाइम पीरियड में जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी उसकी आती है वो आती है 1/4 के स्क्वायर, जबकि अगर मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम पे जाने के लिए एवरेज की बात करें तो आती है 1/3 के स्क्वायर।
ठीक है। अच्छा, जो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है वो 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम है। ऐसा इसलिए क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, या अगर फ्रीक्वेंसी ये अगर ओमेगा है तो ये कितना आता है आपके पास, 2 ओमेगा इसकी फ्रीक्वेंसी आती है। ठीक है, ये सारी बातें काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड हो गई। दूसरी आती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी, क्योंकि इसका जो मोशन है वो एफ इक्वल टू माइनस एक्स से हम डिफाइन करते हैं, माइनस के एक्स से। तो अगर मैं यहाँ वर्क डन निकालना चाहूँ, हम जानते हैं कि जो एक्सटर्नल वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो अगर मैं वर्क डन निकालना चाहूँ तो वर्क डन कैसे निकालूंगा, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है तो मैंने एक्स पे जाके एक डीएक्स का एलिमेंट लिया। इस डीएक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर मुझे वर्क डन लिखना है तो क्योंकि फोर्स एक्स के अपोजिट लगता है, के एक्स इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो मैं लिखूंगा माइनस के एक्स डी एक्स, दिस इज दी वर्क डन फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। और इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा 0 से x के लिए, तो मुझे जो वर्क डन मिलेगा x डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना मिलेगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ux be the potential energy of the system when the displacement is x. As the change in potential energy correspond to a conservative force into the negative of the work done by the force, so हम लिख सकते हैं मीन पोजीशन से अगर कंपेयर किया जाए इसको, तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, क्योंकि x 0 है। तो ux माइनस u मीन इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान रखना हमेशा मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, किसी भी x पे हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। और क्योंकि k एम ओमेगा स्क्वायर है तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, या इसको अगर x की जगह में डालूं एस एन ओमेगा टी तो पूरा ऐसा भी लिखा जा सकता है। काइनेटिक एनर्जी देखो तो आपने लिखी थी हाफ एम वी स्क्वायर, जिसको आपने लिखा था ऐसा। पोटेंशियल एनर्जी कैसी मिली, इस तरीके से। पोटेंशियल में साइन स्क्वायर की टर्म आ रही है, काइनेटिक में यहाँ पे कॉस स्क्वायर की टर्म आ रही है, बाकी सारी चीजें यहाँ पे सेम चल रही हैं। ओके, तो टोटल अगर एनर्जी देखा जाए काइनेटिक प्लस पोटेंशियल तो कितनी मिल जाएगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज कांस्टेंट व्हिच इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं ये ना तो टाइम पे डिपेंड कर रही है ना एक्स पे डिपेंड कर रही है, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट व्हिच इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्लियर है बात, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। काइनेटिक एनर्जी या प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी व्हिच इज ऑलवेज कांस्टेंट इन एन एसएचएम। अगर इनका ग्राफ की बात करें, ग्राफ कैसे वेरी करता है, तो एनर्जी है, टाइम के साथ ग्राफ अपन ने बना रखा है। एक ग्राफ ऐसा चल रहा है जो इनिशियली मैक्सिमम है और फिर पीरियडिकली कम होता जा रहा है, ये ग्राफ बन रहा है काइनेटिक एनर्जी के साथ। जबकि पोटेंशियल एनर्जी का अगर ग्राफ बनाया जाए तो शुरू में पोटेंशियल एनर्जी कम है और फिर वो इंक्रीज होती हुई वापस डिक्रीज होती है। ये कॉस स्क्वायर का जो ग्राफ बनता है ये पोटेंशियल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग बनता है। टोटल अगर ग्राफ बनाया जाए, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, उसकी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, जो कि यहाँ पे बता रखा है आपको। ऐसे ही अगर आप x के साथ इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं तो x इक्वल टू 0, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो उसका ग्राफ बनता है ऐसा, पोटेंशियल एनर्जी x के साथ इंक्रीज होती है, दिस इज द ग्राफ फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे काइनेटिक एनर्जी का अगर ग्राफ बनाओ तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ऐसा होता है, क्योंकि एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी 0 होती है और मीन पे मैक्सिमम होती है, तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसा। टोटल अभी भी कांस्टेंट ये ग्राफ बन रहा है। क्लियर है, तो ये ग्राफ पे आपको ध्यान देना चाहिए कैसे पोजीशन के साथ ये दोनों चीजें वेरी करती हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास 0.50 kg executes a simple harmonic motion under a force this, if it crosses the center of oscillation with a speed of 10 meter per second find the amplitude of the motion। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मास आपको दे रखा है 0.5 kg, फोर्स आपको दे रखा है -50x। ठीक है, और बोला है कि जो इसकी मीन पोजीशन से क्रॉस करते हुए स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकंड। और हमने अभी देखा था कि मीन पोजीशन पे जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम स्पीड किसके बराबर होती है, a इंटू ओमेगा के बराबर। तो बेसिकली आपको यहाँ पे a ओमेगा दे दिया 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है भैया, अच्छा ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है रूट ओवर k बाई एम। तो उसके करस्पॉन्डिंग अपन इसको सॉल्व करें तो k कहां से मिलेगा, हम जानते हैं फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ कितना दे रखा है, यहाँ से कंपेयर करें तो दे रखा है -50x, मतलब k कितना मिल गया आपको 50 के बराबर। तो एक बार k मिल गया, m दे रखा है, ओमेगा मिल जाएगा रूट ओवर
50 बाय ओमेगा एम, एम कितना है 0.50, यहां से ऊपर चला जाएगा, ओमेगा मिलेगा 10, डेसिमल हटाएंगे, ओमेगा कितना मिल गया 10 के बराबर। एक बार ओमेगा मिल गया तो ए ओमेगा को यूज करके हम बता सकते हैं ए इंटू 10 इज इक्वल टू 10 या ए इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, एम्पलीट्यूड आपको मिल गया 1 मीटर, ये आपको पूछा गया था। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन। तो ये सारे फॉर्मूलाज यूज करके आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप गिवन सिचुएशन के लिए टाइम पीरियड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं जिसमें हम ये सारी बातें आगे करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो ही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिए।